भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहिब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में निधन हो गया है। निर्माता, निर्देशक और अभिनेता मनोज कुमार ने लंबा सिनेमाई सफर तय किया है। 9 अक्टूबर 1956 को फिल्मों में हीरो बनने का सपना लिए 19 साल का एक नौजवान दिल्ली से मुंबई आया। साल 1957 में अपनी पहली फिल्म फैशन में 19 साल के इस युवक को 80 से 90 साल के भिखारी का छोटा सा रोल मिलता है। इस नौजवान का नाम था हरिकिशन गोस्वामी, जो बाद में मनोज कुमार के नाम से मशहूर हुए। हरिकिशन ने इसके बाद कुछ और फिल्में की, जिसमें मीना कुमारी जैसे बड़े सितारों के साथ चंद सीन करने को मिलते थे, मानो हरिकिशन के सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा हो। आखिरकार साल 1961 में मनोज कुमार को बतौर हीरो ब्रेक मिला, फिल्म कांच की गुड़िया से। इसके अगले ही साल विजय भट्ट की फिल्म हरियाली और रास्ता ने मनोज कुमार की जिंदगी का रास्ता ही बदल दिया। करीब 40 साल के लंबे फिल्मी करियर में मनोज कुमार ने फिल्मों में काम भी किया और खुद फिल्में भी बनाई। भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी निरुपमा कोटरू ने द स्विंगिंग 70s नाम की किताब में मनोज कुमार पर लेख लिखा है। निरुपमा कोटरू लिखती हैं, मनोज कुमार ने एक्टिंग के साथ कई फिल्मों का निर्देशन किया। इन सारी फिल्मों में उन्होंने फिल्म के कंटेंट और फॉर्म पर लगातार अपनी उस्तादी का प्रदर्शन किया। कहानी लिखने की कला में उनकी महारत थी। वो जानते थे कि भारतीय भावुक होते हैं, इसलिए वो ऐसी कहानियां लिखते थे जिनसे लोग आसानी से जुड़ाव महसूस कर सकते थे। हर तरह के दर्शक के लिए कुछ होता था। मसलन शोर एक परिवार की खूबसूरत कहानी थी, जिसने मनोज कुमार को निर्देशक के तौर पर स्थापित किया। मनोज कुमार के करियर में अहम मोड़ आया जब साल 1964 में भगत सिंह पर बनी फिल्म शहीद रिलीज हुई। यहीं से देशभक्ति की फिल्में करने वाले हीरो की छवि की भी शुरुआत हुई। पर आगे बढ़ने से पहले मनोज कुमार के अतीत पर नजर डालना जरूरी है, जो उनकी फिल्मों से जुड़े कई पड़ावों का संदर्भ देता है। मनोज कुमार का जन्म अब के पाकिस्तान के एबटाबाद में हुआ। जंडियाला, शेर खान और लाहौर जैसे इलाकों से उनका ताल्लुक रहा। उन दिनों जब दिल्ली में सुभाष चंद्र बोस की आईएनए से जुड़े लोगों का ट्रायल चल रहा था, तो लाहौर में भी नौजवान और बच्चे जुलूस निकाला करते थे। लाल किले से आई आवाज, ढिल्लो, सैगल, शाहनवाज, मनोज भी उन जुलूस निकालने वालों में शामिल होते। इसी बीच देश का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान और भारत। वही भारत जो बाद में मनोज कुमार का दूसरा नाम बन गया। राज्यसभा टीवी को दिए इंटरव्यू में मनोज कुमार उस वक्त रोते हुए उन्होंने अपने बचपन का जिक्र किया, जो लाहौर से बिछड़ गया था। इंटरव्यू में मनोज कुमार ने बंटवारे के उस दौर को याद करते हुए बताया था कि बंटवारे के बाद हुई हिंसा में मेरे चाचा मारे गए। मेरे पिता खूब रोए थे, लेकिन अगले दिन जब भारत आजाद हुआ तो मेरे पिता मुझे लेकर लाल किले गए और नारे लगाए। अब मैं सोचकर हैरान होता हूँ। दिल्ली में आकर हम शरणार्थी कैंप में रहे। मुझे वो दिन आज भी याद है जब मेरी माँ मेरे भाई को जन्म देने वाली थी। चारों तरफ हिंसा और दंगे हो रहे थे। सायरन बजा और अस्पताल के लोग भी अंडरग्राउंड हो गए। माँ चिल्लाती रही और मेरा भाई मर गया। मैं छोटा ही था। मैंने अस्पताल के लोगों को जाकर मारना शुरू कर दिया। अपने भाई को जमुना को समर्पित कर दिया, लेकिन पिता ने समझाया कि जिंदगी में कभी दंगा मारपीट मत करना। भारत के इन हालात का असर मनोज कुमार के फिल्मी काम पर भी देखने को मिला। मसलन फिल्म शहीद बनने की कहानी। शुरू में भगत सिंह पर फिल्म बनाने का मनोज कुमार का कोई इरादा नहीं था। हालांकि भगत सिंह उनके बचपन के हीरो थे और उनके बारे में ज्यादा जानना चाहते थे। इसी खोज में वो दिल्ली और अमृतसर जाते और मद्रास में हिंदू अखबार की लाइब्रेरी में घंटों रिसर्च करते। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला। इस समारोह के लिए मनोज कुमार ने भगत सिंह की मां को भी बुलाया था। जब अभिनेता डेविड ने मंच से नेशनल अवार्ड की घोषणा की, तो भगत सिंह की मां विद्यावती को बुलाया गया और पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। मनोज कुमार ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी ने आकर भगत सिंह की मां के पैर छुए थे। फिल्म शहीद की स्क्रीनिंग के लिए दिल्ली में खुद तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री आए थे। अपने घर पर दावत के दौरान शास्त्री जी ने मनोज कुमार से कहा था कि मेरा एक नारा है, जय जवान जय किसान। मैं चाहता हूं कि तुम इस पर कोई फिल्म बनाओ।
लाल बहादुर शास्त्री की वो बात मनोज कुमार के मन में घर कर गई। सुबह दिल्ली से जब वो ट्रेन में बैठे थे तो अपने साथ कलम और डायरी लेकर बैठे। ये किस्सा मशहूर है कि जब ट्रेन बॉम्बे सेंट्रल पहुंची तो मनोज कुमार के पास फिल्म उपकार की कहानी तैयार थी। उपकार में मनोज कुमार ने न सिर्फ अभिनय किया बल्कि पहली बार निर्देशन भी किया। महेंद्र कपूर की आवाज में 7 मिनट 14 सेकंड का उपकार फिल्म का गाना है मेरे देश की धरती। उगते सूरज, मंदिर की घंटी और तालाब किनारे पानी भरते लोग, खेत में काम करते किसानों के शॉट से शुरू होता ये गाना गांधी, सुभाष, टैगोर, तिलक के आदर्शवाद से लेकर नेहरू के समाजवाद तक ले जाता है। उपकार के लिए उन्हें फिल्म फेयर की ओर से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ कहानी और सर्वश्रेष्ठ संवाद लिखने का पुरस्कार मिला और साथ ही राष्ट्रीय पुरस्कार भी। मनोज कुमार अक्सर अपने इंटरव्यू में फिल्मों में दिलचस्पी जगने का किस्सा सुनाते रहे हैं। बचपन में हरिकिशन ने दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखी थी। उस फिल्म में दिलीप कुमार का नाम था मनोज कुमार। बस बचपन से ही उन्हें फिल्मों की दुनिया और मनोज कुमार नाम दोनों पसंद आ गए। यानी 12 से 13 साल की उम्र में ही तय हो गया कि हीरो बनना है और फिल्मी नाम होगा मनोज कुमार। माला सिन्हा के साथ 1962 में आई हरियाली और रास्ता मनोज कुमार के करियर की पहली सिल्वर जुबली हिट थी। इसके बाद मनोज कुमार ने सायरा बानो, वैजयंती माला, आशा पारिख के साथ कई हिट रोमांटिक फिल्में की। एक्टिंग के साथ साथ निर्देशन और निर्माण के जरिए 70 के दशक में मनोज कुमार की दूसरी पारी भी चलती रही। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी फिल्में डायरेक्ट की। मनोज कुमार को संगीत की भी गहरी समझ थी। हालांकि उनकी फिल्मों में भारतीयता, महिलाओं और देशभक्ति का जो पैमाना दिखाया गया है उस पर बाद के सालों में सवाल भी उठते रहे हैं। मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम भारतीयता और पश्चिमी संस्कृति के बीच तुलना करती है, जहां लड़की के सिगरेट पीने या स्कर्ट पहनने को नैतिकता के नजरिए से दिखाया गया है। निरुपमा कोटरू लिखती हैं, कई बार मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं को भ्रष्ट पश्चिमी संस्कृति के प्रतीक के तौर पर दिखाया जाता था। यह दिक्कत भरा नजरिया था, चाहे वो पूरब और पश्चिम में पश्चिमी कल्चर में पली बढ़ी सायरा बानो हो या फिर रोटी कपड़ा और मकान में पैसों को अहमियत देने वाली जीनत अमान को गोल्ड डिगर की तरह दर्शाया गया हो। दोनों फिल्मों में दिखाया गया कि कैसे विदेश में रहने वाली सायरा अपनी गलतियां सुधारते हुए साड़ी पहनी भारतीय महिला बन जाती है या फिर जीनत अमान को पैसों की हसरत रखने का पछतावा होता है और वो मनोज कुमार की बाहों में दम तोड़ देती है। 80 के दशक में मनोज कुमार की फिल्मों में महिलाओं का चित्रण और खराब हो गया था। हालांकि एनआरआई के मन में वतन की टीस वाला कॉन्सेप्ट उन्होंने जो शुरू किया वो करण जौहर की दिलवाले दुल्हनिया तक जा पहुंचा। मनोज कुमार उन लोगों में से थे जिन्होंने अमिताभ बच्चन को शुरू में मौका दिया। मनोज कुमार ने कहा था, जब लगातार विफलताओं से हताश होकर अमिताभ बच्चन मुंबई छोड़कर दिल्ली वापस जाने के बारे में सोच रहे थे, तब मैंने अमिताभ को रोका और अपनी फिल्म रोटी कपड़ा और मकान में मौका दिया। जब लोग अमिताभ को नाकामयाबी की वजह से ताने दे रहे थे, तब भी मुझे उन पर पूरा भरोसा था कि वो एक दिन बहुत बड़े स्टार बनेंगे। अपने दौर के अभिनेताओं के साथ मनोज कुमार के दोस्ताना रिश्ते थे। किताब धर्मेंद्र नॉट जस्ट अ ही मैन के लेखक राजीव विजयकर लिखते हैं, धर्मेंद्र और मनोज कुमार संघर्ष के दिनों से ही पक्के दोस्त थे। मनोज कुमार उन्हें धर्मू बुलाते थे। संघर्ष के दिनों में दोनों को साथ में रोल मिला। धर्मेंद्र को 350 रुपए दिए गए और मनोज कुमार को 450। मनोज कुमार ने काम करने से मना कर दिया। धर्मेंद्र ने भी फिल्म नहीं की। बाद में मनोज कुमार ने धर्मेंद्र से कहा कि वैसे ही हमारे पास पैसे नहीं हैं, कम से कम तुम्हें फिल्म नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो धर्मेंद्र का जवाब था, मैं अपने दोस्त के बिना फिल्म नहीं करूंगा। एक बार जब निराश धर्मेंद्र बोरिया बिस्तर बांधकर मुंबई से लौट रहे थे तो मनोज जिद पर अड़ गए कि वो सिर्फ 2 महीने रुक जाएं और उनका सारा खर्चा वो उठाएंगे। इसी किताब में मनोज कुमार बताते हैं, जब हमारे अच्छे दिन आए तो हमें रेलवे का फर्स्ट क्लास का पास दिया गया। मैं और धर्मेंद्र बार बार चर्च गेट से गोरेगांव जाते और वापस आते। ये 3 दिन तक चलता रहा। मनोज कुमार ने एक बातचीत में बताया, जब मेरे करीबी दोस्तों जैसे राज कपूर, देव आनंद, प्राण की फिल्में टीवी पर आती हैं तो मैं चैनल बदल देता हूं क्योंकि उन कलाकारों की यादें मुझे रुला देती हैं। एक्टिंग की बात करें तो मनोज कुमार न देव आनंद जैसी स्टाइलिश छवि के लिए जाने जाते थे, ना शायद दिलीप कुमार जैसी एक्टिंग रेंज के लिए, लेकिन फिल्मों की पैनी समझ,
अच्छी कदकाठी, बंद गले वाले कपड़ों, ट्वीड कोट वाला उनका स्टाइल, ये सब उनकी लोकप्रियता में काम आया। देशभक्ति की फिल्मों के अलावा भी मनोज कुमार ने खूब नाम कमाया। साल 1968 में आई फिल्म पत्थर के सनम में मनोज कुमार को अपने आइकन दिलीप कुमार के साथ काम करने का मौका मिला, जबकि साल 1972 में आई बेईमान के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार मिला। मनोज कुमार बतौर निर्देशक फिल्मों में अपने किरदारों को नए कलेवर में दिखाने के लिए भी जाने जाते थे। हर दूसरी फिल्म में भ्रष्ट अनैतिक शख्स का रोल करने वाले प्राण को उपकार में एक टांग वाले मलंग चाचा के रोल में लेना किसी दूरदर्शी निर्देशक का ही फैसला हो सकता है। फिल्म के आखिर तक लोग सोचते रहे कि शायद प्राण ही विलन निकलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। कई तरह के रोल करने के बावजूद मनोज कुमार देशभक्ति से भरे भारत कुमार की छवि में कैद होकर रह गए थे। मनोज कुमार के बारे में एक किस्सा मशहूर है, जिसका जिक्र वो कई इंटरव्यू में करते रहे हैं। एक बार वो रेस्टोरेंट में आराम से सिगरेट सुलगा रहे थे। इतने में एक लड़की बहुत गुस्से में आई और कहा कि भारत होते हुए सिगरेट पीते हो। साल 1981 में उनकी आखिरी कामयाब फिल्म आई थी क्रांति, जहां उन्होंने अपने उसी आइकन दिलीप कुमार को डायरेक्ट किया, जिनकी फिल्म देख उनके मन में फिल्म एक्टर बनने का सपना जगा था। कभी हरिकिशन से खुद को उन्होंने मनोज कुमार बनाया, लेकिन जनता ने मनोज कुमार को भारत कुमार बना दिया और ताउम्र मनोज कुमार पर भारत कुमार ही हावी रहा। ये उनकी सफलता भी रही और बतौर कलाकार उनके दायरे को सीमित करने वाली छवि भी। निरुपमा कोटरू लिखती हैं, इसका श्रेय मनोज कुमार को देना होगा कि वो अपनी आखिरी फिल्म तक सिनेमा के प्रति समर्पित रहे। मासूम चेहरा, प्यारी अदा और देशभक्ति वाली छवि ने उन्हें लोगों का चहेता बनाया।